आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। आइए आपको बताते हैं दोनों सदनों में आज कौन कौन से काम होने हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह का पहला दिन आज है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। विधेयकों की सूची में शामिल इन विधेयकों में से एक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023। लोकसभा में 4 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल। सूची में शामिल इन विधेयकों में से एक अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल में पहला प्रश्न सांसद दीपक प्रकाश पूछेंगे। उनका प्रश्न है, झारखंड में बंद पड़ी लौह अयस्क खदानों को पुनः खोलने के लिए सरकार की क्या योजना है, इसका ब्यौरा सरकार उपलब्ध करवाए। सांसद प्रमोद तिवारी के प्रश्न, राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों से राज्यवार पंजीकरण की कुल संख्या कितनी है? क्या सरकार इन राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रमों के संचालन में इन शैक्षणिक संस्थानों को कोई महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रही है, और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ग्रामीणों के शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिभागियों को भी शामिल करने के लिए देश के ग्रामीण हिस्सों में इस योजना को बढ़ावा दे रही है और इसे कार्यान्वित कर रही है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सांसद ए रहीम के प्रश्न, बीते वित्तीय वर्ष में राज्यवार कितने एमएसएमई पंजीकृत किए गए हैं, और क्या सरकार ने बीते वर्ष किसी राज्य के मॉडल को देश के सर्वोत्तम कार्यशील मॉडल के तौर पर मंजूरी दी है? यदि दी है तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है? सांसद अबीर रंजन बिस्वास का प्रश्न, तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन के जैव ईंधन और शैवाल आधारित ईंधन जैसे उन्नत जैव ईंधनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है? देश में इन्हें अपनाने और इनके व्यावसायीकरण की दिशा में क्या प्रगति हुई? बिजली उत्पादन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और आवासीय तापन जैसे परिवहन से इतर क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट योजनाओं और पहल का ब्यौरा क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करने और दीर्घकालिक ऊर्जा परिपाटियों को बढ़ावा देने से जुड़े कार्यों पर इस तरह के विविधीकरण का संभावित प्रभाव क्या होगा? सांसद अनिल बिस्वास हेगड़े के प्रश्न हैं, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में अधिकांश खादी संस्थान इस हद तक वित्तीय संकट में हैं कि उनके पास कच्चा माल खरीदने के लिए पूंजी तक नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप कताई करने वाले और बुनकरों की दैनिक आय अनस्किल्ड लोगों की तुलना में कम है और उन्हें एक वर्ष में बमुश्किल 100 से 150 दिन ही काम मिल पाता है? क्या कताई करने वालों और बुनकरों के काम की प्रकृति को कुशल, अर्धकुशल या अकुशल माना जाता है? क्या खादी उत्पाद हाथ से कते और बुने हुए कपड़ों की बिक्री 4 गुना बढ़ गई है, जैसा कि वर्ष 2023 में संसद में राष्ट्रपति ने अपने भाषण में बताया था? यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है? सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के प्रश्न हैं, देश के विभिन्न राज्यों में हर घर जल योजना को लागू करने के लिए पाइपलाइन बिछाए जाने से पूर्व और इसके पश्चात जलापूर्ति में कितना अंतर आया है? हर घर जल योजना प्रारंभ होने से पहले केरल के विभिन्न जिलों एवं ब्लॉक्स में हर घर में पाइपलाइन से जलापूर्ति की प्रतिशतता
कितनी थी और योजना लागू होने से अब तक उसमें कितना परिवर्तन आया है? सांसद KRN राजेश कुमार के प्रश्न हैं, क्या ये सच है कि अधिकांश शहरी क्षेत्र उचित जल निकासी प्रणालियों और मल जल शोधन संयंत्रों से जुड़े नहीं हैं, जिससे विशेष तौर पर बरसात के मौसम में लोग प्रभावित होते हैं? सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में जल निकासी सुविधाएं और मल जल शोधन संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है? सांसद महुआ माझी के प्रश्न हैं, सरकार द्वारा देश में आर्सेनिक से प्रदूषित जल से प्रभावित लोगों के आंकड़े इकट्ठे करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? इससे संबंधित राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है? आर्सेनिक या फ्लोराइड से प्रदूषित पेयजल पीने को मजबूर परिवार का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है? झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों में आर्सेनिक से प्रदूषित पेयजल वाले क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाने पर विचार किया जा रहा है? सांसद डॉक्टर फौजिया खान के प्रश्न हैं, क्या सरकार ने वो उद्देश्य हासिल कर लिया है जिसके लिए उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना शुरू की गई थी? क्या सरकार ने अगले 5 वर्ष के लिए उड़ान योजना के तहत कोई लक्ष्य तय किया है? महाराष्ट्र राज्य में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है? सांसद राघव चड्ढा के प्रश्न हैं, क्या पिछले 3 वर्षों में देश में कोयले की कमी रही है? क्या कोयले की इस कमी का बिजली की आपूर्ति पर कोई प्रभाव पड़ा है? सरकार द्वारा ऐसे क्या कदम उठाए गए हैं जिससे देश को कोयले की कमी का सामना न करना पड़े? और क्या सरकार कोयले का भंडारण करने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरा प्रदान करें। सांसद मोहम्मद नदीमुल हक के प्रश्न हैं, क्या मौजूदा जल निकासी मास्टर प्लान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि NCTD में उत्पन्न हुई बाढ़ और जल जमाव जैसी संकट की परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त है? क्या सरकार ने किन्हीं निचले इलाकों की पहचान की है जिनका उपयोग बाढ़ की स्थिति में तालाबों के रूप में किया जा सकता है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने शहर पर मौसम के अति विषम पैटर्न के प्रभाव को कम करने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों पर विचार किया है? यदि किया है, तो उससे संबंधित ब्यौरा क्या है? सांसद V विजय साई रेड्डी के प्रश्न हैं, क्या ये सच है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में थाने लंका और येदुरु लंका में 2 अन्वेषण किए हैं? यदि हाँ, तो उपरोक्त अन्वेषणों का और इन अन्वेषणों से दोहन किए जा सकने वाले तेल और गैस की मात्रा का ब्यौरा क्या है? क्या ड्रिलिंग कार्य की शुरुआत कर दी गई है? सांसद राजीव शुक्ला के प्रश्न हैं, क्या सरकार ने देश भर में उन पुराने बांधों की पहचान की है जो खराब स्थिति में हैं? इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार के पास इन मुद्दों की निगरानी और इनके समाधान के लिए कोई केंद्रीकृत तंत्र है? अगर है, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? देश के प्रत्येक कमजोर हो चुके जीर्ण शीर्ण और पुराने बांध की मरम्मत और उसके सुदृढ़ीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या फिर उठाए जाएंगे? सांसद शांता क्षेत्र के प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष सहित विगत 3 वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में सभी विमानपत्तनों के पुनर्विकास कार्यों और विमानपत्तनों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? इस योजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है? इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?
सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY के आरंभ से आज की तारीख तक इस योजना के अंतर्गत जिलावार कितने LPG कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और क्या सरकार इस संख्या को बढ़ाने के लिए कोई अभियान चलाने का विचार रखती है? इस संबंध में ब्यौरा क्या है? राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब देने वाले मंत्रालयों और मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं। नागर विमानन मंत्रालय से जुड़े 2 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। कोयला मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न है जिसका उत्तर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े 2 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े 3 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से जुड़े 2 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे देंगे। खान मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न है जिसका उत्तर खान मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा एक प्रश्न है जिसका उत्तर प्रहलाद जोशी देंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े 3 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। आइए अब नजर डालते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। सांसद राजेंद्र अग्रवाल का प्रश्न स्वदेश दर्शन योजना के तहत इको पर्यटन सर्किटों के विकास का है। स्वदेश दर्शन योजना SD के तहत उत्तर प्रदेश और ओडिशा सहित देश में विकसित इको टूरिज्म सर्किट का विवरण पिछले 3 वर्षों के दौरान स्वीकृत धनराशि का उक्त पर्यटन सर्किट के तहत उत्तर प्रदेश और ओडिशा में परियोजनाओं की संख्या जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और वो तारीख जब तक उक्त परियोजना पूरी होने की संभावना है। क्या सरकार राज्य सरकार के परामर्श से हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य और नवरंगपुर वन्य जीव अभयारण्य को SDS के तहत उक्त सर्किट में शामिल करने का प्रस्ताव रखती है? दूसरा प्रश्न सांसद A राजा का है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में मिशन मोड भर्ती क्या है? ये सच है कि मिशन मोड अवधि के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों CU में केवल कुछ संकाय सदस्यों की भर्ती की गई थी जबकि 6000 से अधिक शिक्षण पद अभी भी खाली पड़े। क्या IIT ने केवल कुछ संकाय सदस्यों की भर्ती की है जबकि 4000 से अधिक पद अभी भी खाली हैं? उपरोक्त के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी सहित कमी के कारण। क्या सरकार IIT और CU में आरक्षित श्रेणियों सहित सभी रिक्त पदों को भरने का इरादा रखती है? यदि हाँ, तो भर्ती के लिए समय सीमा क्या है? सांसद अनिल फिरोजिया का प्रश्न है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत शमनीय अपराधों को अपराध की श्रेणी में से बाहर रखने को लेकर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शमनीय अपराधों को अपराध मुक्त करने की दिशा में कदम उठाकर और व्यापार करने में आसानी के लिए मजबूत प्रतिबद्धता दिखाने के लिए सरकार अपने लंबित मामलों को निपटाने के लिए किस तरह से काम कर रही है, इसका विवरण क्या है? भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान और मालदीव के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? सांसद रमा देवी का प्रश्न EPF तथा ESI में सुधार क्या को लेकर है। क्या सरकार का देश भर में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के बेहतर भविष्य के लिए
कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई में सुधार लाने का प्रस्ताव है, उस पर प्रक्रिया का विवरण। देश भर में पिछले 5 वर्षों के दौरान असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का विवरण राज्यवार और देश भर में अब तक ईपीएफ और ईएसआई के तहत कवर किए गए श्रमिकों की संख्या राज्यवार। सांसद मलूक नागर का प्रश्न विदेशी तथा घरेलू निवेश को बढ़ावा देने को लेकर है। सरकार द्वारा विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं या किए गए हैं ताकि देश को एक स्तर पर मजबूत किया जा सके और इसे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके, जिसके लिए विदेशी और घरेलू निवेश की आवश्यकता है। उक्त प्रयासों से अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है तथा विगत 3 वर्षों के दौरान देश में कितना विदेशी एवं घरेलू निवेश हुआ है। सांसद गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर का प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंध में क्या सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने के लिए कोई पहल की है? तत्संबंधी विवरण राज्यवार। उक्त अभियान के तहत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के साथ साथ महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए भविष्य की योजनाएं और जिन क्षेत्रों में सरकार जोर देने की योजना बना रही है। सांसद मंजुलता मंडल का प्रश्न है, नवोदय विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को लेकर क्या ये सच है कि अधिकांश नवोदय विद्यालयों में पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधा नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों को बड़ी समस्या होती है? नवोदय विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमी का कारण नवोदय विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के लिए पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्षवार धनराशि जारी की गई। क्या सरकार के पास देश में विशेष रूप से उड़ीसा और तमिलनाडु में ऐसे सरकारी स्कूलों की संख्या के बारे में कोई डेटा है जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्ट क्लास तक पहुंच है? सरकारी स्कूलों में प्रति कंप्यूटर छात्रों की संख्या राज्यवार, केंद्र शासित प्रदेशवार और जिलावार, विशेष रूप से उड़ीसा और तमिलनाडु में। देश के सार्वजनिक स्कूलों में सार्वभौमिक इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और ये लक्ष्य कब तक प्राप्त होने की संभावना है? सांसद जगन्नाथ सरकार का प्रश्न उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवसंरचना विकास संबंधी परियोजनाओं से जुड़ा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुरू की जा रही प्रमुख ढांचागत विकास परियोजनाओं का विवरण और स्थिति और क्षेत्र में प्रमुख सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी परियोजना की प्रगति का विवरण। सांसद श्रीरंगप्पा बारणे का प्रश्न है, मामलों को वापस लिया जाने का क्या पहले चरण की योजना में सरकार ने 2017 में एक विशेष अभियान के दौरान 14,247 अभियोजन वापस लिए थे? और यदि हाँ, तो सरकार दूसरे अभियान में विभिन्न अदालतों में लंबित 7,338 अभियोजन वापस लेने का प्रस्ताव रखती है? उसका विवरण और उसके कारण तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम। क्या सरकार ने इस संबंध में सभी लंबित मामलों की गहन समीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की है? क्या उक्त समिति ने विभिन्न अपराधों के लिए लंबे समय से लंबित मुकदमों को वापस लेने के लिए चिन्हित किया है? ऐसे मामलों की प्रकृति सहित उनका विवरण, और यदि नहीं तो ये कब तक किए जाने की संभावना है? और ये कदम किस प्रकार देश में अदालतों की रुकावटें दूर करेगा और कॉरपोरेट क्षेत्र को विकास प्रदान करेगा? सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, प्रश्न है, अति प्रतिकूल मौसम का क्या विभिन्न राज्यों में विनाशकारी भूस्खलन, कीचड़ का खिसकना और अभूतपूर्व बाढ़ देश में
अविवेकपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे कारकों का परिणाम है? क्या जलवायु संकट की समस्या हर बार दिल्ली सहित मौसम की चरम स्थितियों के कारण नुकसान पहुंचाती रहेगी और उसका विवरण क्या है? सांसद असदुद्दीन ओवैसी का प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा क्या देश के दक्षिणी राज्यों में 2 चक्रवातों के बाद उत्तरी राज्यों में बारिश ने तबाही मचाई है? इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण वनों, वनस्पतियों और जीवों को कुल नुकसान हुआ है। क्या सरकार ने कुछ हिस्सों में अतिवृष्टि और कुछ हिस्सों में चक्रवात के कारणों का पर्यावरण एवं जलवायु की दृष्टि से आकलन किया है? ऐसी आपदाओं में राज्यों को जारी विवरण और दिशा निर्देश। सांसद अरुण साव का प्रश्न विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का है। क्या सरकार ने देश में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? इसका विवरण और इस संबंध में सरकार द्वारा लिया गया निर्णय। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए चिन्हित स्थानों, विश्वविद्यालयों का स्थान, राज्यवार विवरण, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के चयन के लिए तय किए गए मापदंड। क्या विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए विदेशों से शिक्षकों की नियुक्ति और दूसरे देशों के छात्रों को भी प्रवेश देने का प्रावधान किया गया है? देश में उक्त विश्वविद्यालयों के कब तक अस्तित्व में आने की संभावना है? सांसद डॉक्टर वी कलानिधि का प्रश्न है, खाद्य मूल्यों में वृद्धि का क्या सरकार ने खाद्य कीमतों में हालिया उछाल पर ध्यान दिया है और मुद्रास्फीति ने इन कीमतों को किस हद तक प्रभावित किया है? मुद्रास्फीति के दबाव के परिणाम स्वरूप खाद्य कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। कमजोर आबादी, विशेष रूप से सीमित वित्तीय संसाधनों वाले लोगों पर बढ़ती खाद्य कीमतों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित उपाय। क्या सरकार भोजन की बढ़ी हुई कीमत से जूझ रहे उपभोक्ताओं को सब्सिडी या अन्य वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है? खाद्य कीमतों को स्थिर करने और उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से चल रहे मुद्रास्फीति के दबाव के आलोक में दीर्घकालिक योजना की रूपरेखा का विवरण। सांसद पूनम प्रमोद महाजन का प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अंतर्गत महाराष्ट्र में व्यय की गई धनराशि का। राष्ट्रीय संस्कृति निधि योजना की शुरुआत के बाद से महाराष्ट्र राज्य में खर्च की गई धनराशि की मात्रा, पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न संस्थानों, विभागों को आवंटित धनराशि की मात्रा और जिलेवार उसका विवरण। क्या सरकार ने पीएसयू बैंकों और लाभ कमाने वाली निजी कंपनियों से दान और योगदान के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृति कोष में धन आवंटन बढ़ाने की कोई योजना बनाई है? सांसद पल्लव लोचन दास का प्रश्न है, उत्तर पूर्व हेतु NESIDS और NLCPR के अंतर्गत परियोजनाओं का असम में पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना NESIDS और पूर्वोत्तर के लिए गैर व्ययगत केंद्रीय संसाधनों के पूल के तहत स्वीकृत आवंटित परियोजनाओं का विवरण, विशेष रूप से तेजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। उत्तर पूर्व के लिए NESIDS और नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज के तहत स्वीकृत सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति। असम के धुबरी, गोलपारा और दक्षिण सलमारा, मनकचर जिलों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं सहित क्षेत्र में परियोजनाओं का परियोजनवार और जिलावार विवरण।
NESIDS की स्थापना के बाद से इसके लिए आवंटित धनराशि और उपयोग की प्रगति रिपोर्ट का विवरण। सांसद प्रभुभाई नागर भाई वसावा का प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान का क्या देश पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने की राह पर है? क्या देश 2030 तक बिजली उत्पादन में गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 40% तक कम करने का लक्ष्य हासिल कर पाएगा? सांसद फिरोज वरुण गांधी का प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि का अन्यत्र उपयोग का है। जिन परियोजनाओं के लिए वन भूमि जो प्रतिपूरक वन रोपण CA के उद्देश्य से राजस्व और वन विभाग से प्राप्त की गई थी का राज्यवार विवरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 2008 के बाद से स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत भूमि क्षेत्र का डेटा राज्य वर्षवार और साल 2008 से हेक्टेयर में भूमि क्षेत्र का डेटा जहां देश में सरकार द्वारा प्रतिपूरक वन रोपण का किया गया है। क्या सरकार ने आदिवासियों और वनवासियों के वन अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिपूरक वनीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है? राज्य को प्रतिपूरक वन रोपण निधि वितरित करते समय आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? सांसद दिलेश्वर कामत का प्रश्न है, बिहार में विरासत स्थलों के परीक्षण से जुड़ा। बिहार राज्य में स्मारकों और विरासत स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। पिछले 4 वर्षों के दौरान बिहार राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नियंत्रण के तहत स्मारकों और विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए स्मारकवार कितनी धनराशि आवंटित, उपयोग और वितरित की गई है? सांसद साजदा अहमद का प्रश्न है, कौशल विकास प्रशिक्षण का देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में कौशल विकास पहल के परिणाम के संबंध में। देश भर में कौशल विकास के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में क्षेत्रीय असमानताओं के असंतुलन को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कुछ क्षेत्रों में नौकरी चाहने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान कुशल प्रशिक्षुओं के संदर्भ में प्लेसमेंट की स्थिति का राज्यवार और क्षेत्रवार ब्यौरा किया है। सांसद धर्मवीर सिंह का प्रश्न, तंबाकू उत्पादों पर उपकर से जुड़ा है। क्या तंबाकू उत्पादों पर उपकर में बढ़ोतरी को पिछले 5 साल से अधिक समय से स्थगित रखा गया है? क्या सरकार तर्क संगतकरण की दर पर विचार विमर्श करने के लिए किसी GST परिषद सत्र की योजना बना रही है? आइए आपको बताते हैं कि लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्री या मंत्रालय देंगे। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। संस्कृति मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। शिक्षा मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। वित्त मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। पर्यटन मंत्रालय से पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। आइए अब नजर डालते हैं लोकसभा में आज विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत होने वाले विधेयक कौन कौन से हैं। लोकसभा में पहला विधेयक है डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023, द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। डिजिटल लेन देन ने आर्थिक के साथ साथ सामाजिक संबंधों को भी बदल दिया है। अर्थव्यवस्था के डिजिटल विकास के लिए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा एक आवश्यक शर्त बन गई है। एक ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है जो उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करे और विधिपूर्ण प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता को पहचाने। विधेयक व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। व्यक्तिगत डेटा संसाधित करने वाली संस्थाओं पर दायित्व डालता है और अनुपालन तंत्र निर्धारित करता है। विधेयक का उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा प्रदान करना है। व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए आधार तैयार करना है। दूसरा विधेयक है अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023, द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नव परिवर्तन और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय नीतिगत निवेश प्रदान करने, ऐसे अनुसंधान के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान स्थापित करने वाले विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। ये अनुसंधान और विकास वैज्ञानिक खोजों, नई प्रौद्योगिकियों और अभिनव अनुप्रयोगों की आधारशिला है। प्रतिस्पर्धी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की सफलता और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों में चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2008 विज्ञान अधिनियम ने अब तक ऐसे अनुसंधान में लगे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के माध्यम से आधारित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान किया है। अनुसंधान और नवाचार के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से एकीकृत योजना और समन्वय की आवश्यकता है। सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर संगठनों में अनुसंधान करने की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बहुत ही जीवंत विश्व स्तरीय सक्षम वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करना विधेयक की मुख्य विशेषता है। लोकसभा में तीसरा विधेयक है पेशगी संशोधन विधेयक 2023, द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023। ये विधेयक विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विधेयक के माध्यम से पेशगी अधिनियम 1948 में संशोधन किया जाना है। बिल फर्दर टू अमेंड द फार्मेसी एक्ट 1948।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के कारण जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम संवत 2011 सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू विभिन्न अधिनियम निरस्त हो गए। नतीजतन जम्मू और कश्मीर फार्मेसी काउंसिल का पुनर्गठन किया गया। फार्मेसी अधिनियम 1948 में धारा 32C शामिल करके MHA के वैधानिक आदेश दिनांक 5/10/2020 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अपनाया गया। इसी प्रकार फार्मेसी अधिनियम 1948 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में गृह मंत्रालय के वैधानिक आदेश दिनांक 23/10/2020 द्वारा अपनाया गया। इस अधिसूचना से अस्पष्टता हुई क्योंकि इसमें इस बात का वर्णन नहीं किया गया कि क्या जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2011 के अधीन अनुमोदित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत करने का अधिकार है। प्रस्तावित परिवर्तनों पर गृह मंत्रालय के साथ चर्चा की गई और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और अब बात चौथे विधेयक की, मध्यस्थता विधेयक 2023 यानी कि मीडिएशन बिल 2023 विशेष रूप से मध्यस्थता को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने, वाणिज्यिक या उससे भिन्न विवादों के समाधान के लिए, विशेष रूप से विवादों के समाधान के लिए संस्थागत मध्यस्थता, मध्यस्थों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक निकाय का उपबंध करने वाले विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। तेजी से बदलते समाज और आर्थिक, औद्योगिक या वित्तीय क्षेत्रों तक सीमित न रहकर विभिन्न क्षेत्रों में हो रही प्रगति के लिए पक्षों के बीच विवाद के आनुपातिक शीघ्र समाधान की आवश्यकता है, जिसमें वर्तमान में समय लगता है। संस्थागत मध्यस्थता द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान ADR को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक व्यापक मध्यस्थता कानून लाना और ऑनलाइन मध्यस्थता प्रदान करना विवादों को सुलझाने के लिए प्रभावी वैकल्पिक तंत्र के रूप में सभी हितधारकों के हितों की पूर्ति करता है। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा में आज विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत होने वाले विधेयकों पर। जानते हैं ये कौन कौन से। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में करेंगे। विधेयक के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 में संशोधन किया जाना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 विधानसभा से संबंधित संविधान के प्रावधानों को अनुपूरक करने और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए मंत्री परिषद और उससे जुड़े आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। भारत की राजधानी होने के कारण दिल्ली का प्रशासन सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 क केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान प्रदान करता है। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और प्राधिकरण जैसे राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, विदेशी राजनयिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आदि दिल्ली में स्थित हैं और अन्य देशों के उच्च गणमान्य लोग दिल्ली का आधिकारिक दौरा करते हैं
और देश के राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन और शासन में उच्चतम संभव मानकों को बनाए रखना चाहिए। राज्यसभा में विचार तथा पारित होने वाला दूसरा विधेयक है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023, द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2023। ये बिल लोकसभा द्वारा पारित इस विधेयक को विचार तथा पारित करने के लिए उच्च सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के विनियमन और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की स्थापना के बाद से अब तक इसमें संशोधन नहीं किया गया। इसके संचालन की अवधि के दौरान सामाजिक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखने और इसे अधिक नागरिक अनुकूल बनाने के लिए अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह विधेयक डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र की अवधारणा पेश करता है, जिससे जन्म विवरण सत्यापित करने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता कम हो जाएगी। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जन्म और मृत्यु के विनियमन तथा पंजीकरण का प्रावधान करता है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जो संसद तथा राज्य विधानसभाओं दोनों को इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। विधेयक में माता पिता और सूचना देने वालों के आधार विवरण को जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ने का प्रस्ताव है। जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड को प्रबंधित करने, कुशल सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करने तथा सटीक एवं अद्यतन जानकारी बनाए रखने के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस स्थापित किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र के अलावा केंद्रीकृत डेटाबेस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR, राशन कार्ड और संपत्ति पंजीकरण को भी अपडेट करेगा। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।